हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ रन विद भावना। हमारे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं एमएसओ 004। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगी। एक मैंने अलग से फोल्डर बना दिया, वहीं पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आगे कंप्लीट होते हुए जो क्वेश्चन होते जाएंगे, लाइक क्वेश्चन 3 से लेके जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसी फोल्डर में आपको वन प्लेस में मिल जाएंगे। ऑल्सो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम की भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सके। और कुछ चीज़ों का ध्यान स्टूडेंट्स मिस कर देते बिफोर एग्ज़ाम भी एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी, तो उसमें आपको सारी टिप्स मिल जाएंगी ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की, जिसमें कि हमें एक्सप्लेन करना है इंटर रिलेशनशिप अमंग ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा, राइट। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे चेंजेस आए हैं सोसाइटीज़ के अंदर। और यहाँ पे हमें बात करनी है पर्टिकुलरली इंडिया, तो हम अपने आंसर में इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहाँ पे गुड सर्विसेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड पीपल डिफरेंट वर्ल्ड से एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मूव होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इंटरचेंज होता है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, राइट। अभी आज के टाइम पे आप देखोगे कि वर्ल्ड अपने आप में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है कि हम ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं करते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ने कैसे जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको रीशेप कर दिया, उनके अंदर चेंजेस क्या आए हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो गए, और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़, इंडिविजुअल्स के अंदर क्या बदलाव आया है, जहाँ पे एक हमें बहुत ही डिफरेंट एक रिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल, राइट। नाउ हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। ग्लोबलाइजेशन ने क्या इम्पैक्ट डाला है कल्चर के ऊपर। तो आपको पता ही होगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो सेम नहीं रही हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। डिफरेंट कैसे हो गई? जो हमारा ग्लोबल कल्चर है या फिर जो वेस्ट का कल्चर है और जो हमारा प्रीवियस जो कल्चर था पहले के टाइम का, वो उनके बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है। हमने कुछ प्रैक्टिसेस बाहर से भी ले ली हैं अपने कल्चर के अंदर, कुछ प्रैक्टिसेस हमने डिफरेंट रिलीजन से ले ली है, तो वो प्रैक्टिसेस हमारी सेम नहीं रही हैं, उनके अंदर बदलाव, डिफरेंसेस और दूसरे कल्चर्स की जो प्रैक्टिसेस का जो मिलाप है उससे अब किसी भी एक सोसाइटी का कल्चर देखने को मिलता है, राइट। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है कल्चर ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। एक तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? जब ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर बढ़ जाता है तो वेस्टर्न मीडिया में तो जितनी भी एमएनसीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो एक ग्लोबल लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लेते हैं, ग्लोबल लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी हैबिट्स बना लेते हैं और अपने कल्चरल सिंबल्स उस हिसाब से ही शेप कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स, जैसे कि जब मैकडी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था, तो वो ग्लोबली मैकडी और स्टारबक्स फैल गई थी फास्ट फूड चेन की, और सभी लोग वो कंज्यूम करना चाह रहे थे। उसी तरीके से हॉलीवुड या ग्लोबल म्यूज़िक भी इंडियन एंटरटेनमेंट में आ गया था, या फैशन भी बहुत ज़्यादा ग्लोबली या वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जो सोशोलॉजिस्ट थे जॉर्ज रिट्जर, उन्होंने मैकडॉनलाइजेशन के बारे में बात की थी, जहाँ पे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को एक ग्लोबल कल्चर सिंबल की तरह देखा था, जिसने कि हमारा जो लोकल कल्चर था उसके अंदर आके जो हमारी प्रैक्टिसेस थी और जो हमारा कल्चर था उसके अंदर उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ या खिलवाड़ कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर था या जो हमारी प्रैक्टिसेस थी उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड या नीची नज़र से देखा जाने लग गया था उसको। और बल्कि और बाहर का जो कल्चर था, वेस्ट का जो कल्चर था, उसका एक अपवर्ड या फिर उसका, जब हम हायरार्कीज़ की बात करते हैं तो वो अपर हायरार्की या फिर एक बेटर तरीके से देखा जा रहा था। तो ये जॉर्ज फ्रिट्जर ने अपने वर्क में बताया है।
नाउ सेकंड आ जाता है हमारा कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड क्या होता है, जब काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, एकजुट हो जाती है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड बोलते हैं। तो उस तरीके से ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के एलिमेंट्स को मिला दिया था या फिर ब्लेंड कर दिया था, जहाँ पे एक नया ही कल्चर निकल के आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं बॉलीवुड फिल्म्स की, तो उसने वेस्टर्न म्यूजिक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और वो वेस्टर्न म्यूजिक को यूज़ करके डांस डांस कौन सा कर रहे थे, जो हमारे जो ट्रेडिशनल या इंडियन थीम डांस था वो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ जोड़ा जा रहा था, राइट। या फिर वेस्टर्न म्यूजिक्स के ऊपर इंडियन थीम का जो डांस था वो किया जा रहा था। ऐसे फ्यूजन कुजीन बहुत ज़्यादा आ गई थी, जैसे इंडो चाइनीज़ हो गई या फिर और भी कोई सी कुजीन हो गई, जहाँ पे इंटरनेशनल जो क्यूजीन था उसमें इंडियन फ्लेवर्स डाले जा रहे थे। तो ये क्यूजीन के अंदर भी, मतलब कि फूड के अंदर भी एक फ्यूजन देखने को मिल रहा था। तो इनको क्या बोलते हैं, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। अब जो अर्जुन अपुरडाय का कॉन्सेप्ट था ग्लोकलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबल और लोकल को उन्होंने मिला के ग्लोकलाइजेशन का नाम दिया, जिसने कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस को देखा लोकल सेक्टर में, जहाँ पे वो एक तरीके से इंडियन सोसाइटी में मिक्स हो गया ग्लोबल कल्चर, राइट। तो इसकी बात अर्जुन अपाडुराय ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में की है। थर्ड आ जाता है हमारा कल्चरल रिवाइवलिज्म। तो ये कल्चरल रिवाइवलिज्म क्या होता है, रिवाइव करना, मतलब कि किसी चीज़ को फिर से जगाना। जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कल्चर हमारा खराब हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो वेस्ट का कल्चर था वो ओवर पार कर रहा था हमारे कल्चर को, और हम जो हमारा कल्चर था, जो हमारे इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, उनको नीचा दिखाया जा रहा था, राइट। तो उसको रिवाइव करना, उसको वापस से जो उसकी पोजीशन थी, अच्छे वाली पोजीशन, उसमें लेके आने को कल्चरल रिवाइवलिज्म बोला गया है। ये ऑफन किससे आता है, जब हम अपनी जो नेशनल और रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको फिर से अप्रिशिएट करें और उनको लेके हम प्राउड हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं रिसर्जेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट, योगा एंड आयुर्वेदा, तो फिर से इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया और उनको आगे बढ़ाया गया। वैसे ही इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को प्रमोट करना, और हमारे इन लैंग्वेजेस और फेस्टिवल्स को ग्लोबली शोकेस करना, वो भी प्राउडली। तो ये सब कल्चरल रिवाइवलिज्म के अंडर आ जाता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन इंडिया। अब कलेक्टिवली इंडिया की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी बड़ा प्रभाव है, राइट। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज। तो एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज, जो कि कल्चर के बेसिस पे, एथनिक के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे है, या फिर जो जॉब करते हैं, प्रोफेशनल जो उनका बैकग्राउंड है उसके बेसिस के ऊपर है। तो लोग उनके बीच में, मतलब कि कभी वो कहीं पे उनकी अलग आइडेंटिटी है अपने उसमें प्रोफेशनल प्लेस में, वहीं पे जो वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे अलग आइडेंटिटी है, उनका कल्चर की आइडेंटिटी कुछ और है। तो इस तरीके से जो इंसान है उसकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती है। और ग्लोबलाइजेशन ने ऐसे इंडिविजुअल्स को कल्चरल रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे एक हाइब्रिड आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है इंसान, राइट। फॉर एग्जांपल जब हम अर्बन इंडियन यूथ की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन भी मानते हैं, कि वो पूरा वर्ल्ड ही उनके लिए उनका देश है। तो ऐसे में क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर के कंज्यूमर बन रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और साथ साथ में वो इंडियन कस्टम्स को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली जब हाइब्रिड हो जाता है तो उसको इन्होंने बोला है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज। तो सोशियोलॉजिस्ट जो मैनुअल कासल्स थे उन्होंने नेटवर्क सोसाइटीज़ की बात की थी। नेटवर्क सोसाइटीज़ कौन सी होती है, जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के साथ शेप होती है। आज के टाइम पे इनफैक्ट सभी सोसाइटीज़ नेटवर्क सोसाइटीज़ बन गई है, क्योंकि कोई ऐसी सोसाइटी है ही नहीं जो ग्लोबली अफेक्ट नहीं हुई है, ग्लोबली जिसके ग्लोबल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से किसी सोसाइटी में चेंजेस ना आए हो। तो नेटवर्क सोसाइटी ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट हर सोसाइटी है। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी इससे देखे गए, क्योंकि जितने सारे चेंजेस आ रहे थे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वहाँ पे लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे थे। वो अपने आप को, मतलब कि
किस तराजू में तोले, वो वाला सीन हो गया था, जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा एलियनेटेड फील कर रही थी। मतलब कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आइडेंटिटीज़ है, ये कौन से कल्चर है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा फील कर रहे थे और उनको डाउनग्रेड भी किया जा रहा था। जब हम बात करते हैं जहाँ से ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे, चाहे तो वो जॉइंट फैमिली हो या कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हो गई, उनका मतलब कि एक तरीके से जॉइंट फैमिलीज और कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन रही ही नहीं थी, उनका इरोजन हो गया था, जिसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ गई थी सोशल रोल और स्टेटस में। लोगों के में तो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि अब हमारा क्या रोल है, अब क्या हमें वही स्टेटस मिल पाएगा जो हमारा पहले था। तो एक ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी या एक डर की चीज़ आ गई थी। फॉर एग्जाम्पल जब हम रूरल टू अर्बन की बात करते हैं माइग्रेशन की इंडिया में, जो कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे अगर माइग्रेट करेंगे लोग तो उनकी जो भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी और उनको न्यू एक सोसाइटी में न्यू कल्चर में अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये भी माइग्रेशन के साथ ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को पड़ा। नाउ थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है असर्शन ऑफ लोकल एंड एथनिक आइडेंटिटीज। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ने जो इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है जहाँ पे एथनिकल रीजनल और रिलीजियस आइडेंटिटीज के ऊपर एक बहुत लाइक प्रेशर की वजह से मतलब कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से जितने भी अब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो अपना जो कल्चरल हेरिटेज है, अपना जो डिफरेंट कल्चर है, जो बहुत यूनिक कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। राइट, वो चाहते हैं कि इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना हो और ये पहले जैसा ही बना रहे। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो वो एम्फोसाइज करते कि कैसे लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी किसी भी पर्सन किसी भी कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, या फिर ऐसे मोमेंट्स आने जो कि रिकग्नाइज करता है कि हमें ट्राइबल और इंडिजीनियस आइडेंटिटीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे अपना कल्चरल हेरिटेज भी प्रिजर्व करना करना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे वो अपनी एथनिक आइडेंटिटीज़ लोकल आइडेंटिटीज़ को सेव करना प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। थर्ड आ जाता है इंटर रिलेशनशिप अमंग ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो एक इंटरेक्शन देखने को मिला इन तीनों के बीच में, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाए हैं और चैलेंजेस भी लाए हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर कल्चरल चेंज। अब ग्लोबलाइजेशन ने न्यू कल्चर रूल्स रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस ला दी थी, जिसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज देखने को मिला ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ में। फॉर एग्जांपल इंडियन मिडिल क्लास एक न्यू टाइप ऑफ क्लास, जहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के थ्रू वो ड्राइव हो रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ग्लोबल कंज्यूमर लाइफस्टाइल को अपना लिया था और साथ में उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मेंटेन किया। तो ये चेंज देखने को मिला कि वो ग्लोबली भी सारी उनकी प्रैक्टिसेस उनकी तरह रह रहे थे, पहनावा वैसे हो गया था, बट जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनको उन्होंने कभी भी नहीं भूली। किसने? मिडिल क्लास, इंडियन मिडिल क्लास ने। तो ये चेंज देखने को मिला। वहीं पे नेगोशिएशन होने लग गई हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ की। तो ग्लोबल और लोकल कल्चर के बीच में एक नेगोशिएशन देखने को मिली। जो इंडियन यूथ था उसने ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशन को भी संभाला, और वहीं पे जो ग्लोबल कल्चर इंडिविजुअलिज्म मतलब कि सेल्फ के ऊपर जो फोकस करता है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो एक बैलेंस देखने को मिला बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिटीज, चाहे तो वो लोकल कल्चर हो या ग्लोबल कल्चर हो, दोनों के बीच में। थर्ड आ जाता है हमारे रेजिस्टेंस एंड कल्चरल नेशनलिज्म। अब ग्लोबलाइजेशन ने एक ऐसी फॉर्म ला दी कल्चरल नेशनलिज्म की, जहाँ पे लोकल कल्चर और आइडेंटिटीज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिली। राइट, वहाँ सेल्फ के कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लग गया। इससे हमें क्या देखा, यहाँ पे किसका प्रमोशन हो रहा है, यहाँ पे स्वदेशी मतलब कि स्वदेश खुद के देश के बारे में बातें होने लग गई, जिससे कि नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेज निकल के आए, जहाँ पे वो इंडियन कल्चरल यूनिकनेस के बारे में बात करने लग गए। तो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना और उसको आगे बढ़ाने की बातें होने लग गई। अब फोर्थ इसमें हमारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं।
पहली बात तो कल्चर एक कमोडिटी बन के रह गया, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने डिफरेंट कल्चर्स को कमोडिटी बना दिया, देन कि ये भाई हमें अपने लिविंग में, डेली लाइफ लिविंग में इसको यूज़ करना चाहिए एज कंपेयर टू कमोडिफिकेशन। वहीं पे जितनी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनको कमर्शलाइज किया टूरिज्म के लिए, कि मतलब जो भी अगर आपको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस देखनी है तो वो थ्रू टूरिज्म या एंटरटेनमेंट के थ्रू, या फिर उसका एज अ पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट या टूरिज्म देखी जा रही थी। जो उनका ट्रू और ओरिजिनल मीनिंग था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस हुआ बिकॉज जब ग्लोबल कल्चर आया तो वो ऐसी प्रैक्टिसेस ले आया जिससे कि जितने भी लोकल और इंडिजीनियस कल्चर्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, और उसने कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया, और वेस्ट कल्चर ने कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन अपनी छोड़ दी, राइट। वो डोमिनेट कर गया ओवर इंडिजीनियस एंड लोकल कल्चर्स। थर्ड हमारा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। अब जितने हमने बेनिफिट्स की बात कर ली ग्लोबलाइजेशन की, कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, किसी के लिए साथ ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, कहीं पे नेगेटिव था, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखी जाने लग गई। वहीं क्योंकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, जैसे कि रूरल पॉपुलेशन हो गए, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूडेड हो गए थे, वो मतलब कि कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे, और उनको जो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी, बल्कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले, या नेगेटिव इम्पैक्ट्स उन्होंने झेले। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जो हम बात करते हैं जब इंटर रिलेशनशिप, क्या इंटरलिंक्ड है ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो वहाँ पे एक तो कंटिन्यू भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, डिफरेंट कल्चर्स का एक्सचेंज हुआ है और न्यू आइडेंटिटीज़ निकल के आई है। तो इससे ये भी देखा जाता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया है, और कल्चरल होमोजेनाइजेशन के बाद आ जाता है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि अब इंसान ये इस दुविधा में है कि वो अपने आप को किस तरीके से देखे, किस कल्चर से एसोसिएट करे। तो ये जो चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, तो इसमें एक बैलेंस आना चाहिए जो कि ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी आनी, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको प्रिजर्व करना चाहिए, राइट। जो डिफरेंट, जो वेस्ट का कल्चर ऑफ कोर्स उसकी जो गुड हैबिट्स है उसको तो इनकलकेट करना ही चाहिए, बट अपना जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटर रिलेशनशिप देखी ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी की इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाँ आपकी जो सब टॉपिक्स है आप वो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तो आप सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 3 ऑफ MSO 004। अगर आप लोगों को आंसर पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I will see you in the next video with question 4 of MSO 004. Till then, bye bye, study well.